जरा सोचिए, कोई अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई ले जाकर एक बैंक में जमा कर देता है। हाँ। उसे लगता है कि उसका पैसा वहां एकदम सुरक्षित है। हाँ, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि उस बैंक ने वो सारा का सारा पैसा बाजार में बहुत ही जोखिम भरे लोन के तौर पर बांट दिया है और खुद की जेब से 1 रुपए का भी सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच नहीं रखा है। अरे बाप रे, ये तो सीधे सीधे बर्बादी को बुलावा देना है ना? सुनने में ये किसी बड़े घोटाले या गैर कानूनी काम जैसा लगता है, लेकिन मतलब बैंकिंग के शुरुआती इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब ये काफी हद तक सामान्य था। हाँ बिल्कुल। बैंक धड़ल्ले से जमाकर्ताओं का पैसा उठाते थे और बिना अपनी कोई पूंजी लगाए बस मुनाफा कमाने के लिए अंधाधुंध उधार बांट देते थे। और जब लोन डूबते थे तो आम लोगों का पैसा रातों रात मतलब एकदम हवा हो जाता था। और यहीं से आधुनिक बैंकिंग नियमों की शुरुआत हुई। आज के समय की अगर बात करें तो इस तरह की मनमानी करना किसी भी बैंक के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल और कड़ा नियामक ढांचा काम करता है और आज हमारे सामने उसी नियामक ढांचे के दस्तावेजों का एक पूरा स्टैक मौजूद है। खास तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के दिशा निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाले बेसल नॉर्म्स, जो कि सच कहूं तो बाहर से देखने पर किसी भूल भुलैया जैसे लगते हैं। एकदम। इनमें इतने भारी भरकम शब्द हैं कि कोई भी आम इंसान इन्हें देखकर ही घबरा जाए। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम बैंकिंग दुनिया के सबसे जटिल शब्दों जैसे टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, रिस्क वेट्स और बफर्स को बिना किसी जार्गन के डिकोड करेंगे। क्योंकि ये विषय सिर्फ सीए या फाइनेंस वालों के काम का नहीं है। सही कहा। ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि बैंकों में रखा आम जनता का पैसा कितना सुरक्षित है और भविष्य में किसको किस कीमत पर लोन मिलेगा। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज हम सबसे पहले बैंक के स्किन इन द गेम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, इस पूरी व्यवस्था की नींव ही स्किन इन द गेम है। अक्सर लोगों को लगता है कि बैंक का मॉडल बस एक मध्यस्थ या बिचौलिए का है। इधर से जमाकर्ताओं का पैसा लिया और उधर किसी और को लोन पर दे दिया। और बीच में जो ब्याज का अंतर है वो बैंक का मुनाफा हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर बैंक सिर्फ दूसरों के पैसों से ही ये खेल खेलता रहेगा तो वो रिस्क लेते समय पूरी तरह से लापरवाह हो सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुनाफा हुआ तो बैंक का और नुकसान हुआ तो जमाकर्ताओं का। एकदम सही। और इसी खतरे को खत्म करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR यानी कार का नियम लाया गया। ये नियम बैंक से कहता है कि भाई, अगर आप बाजार में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसमें एक तय हिस्सा आपकी खुद की पूंजी का भी होना चाहिए। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़कर देखूं तो ये किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जैसा लगता है। मतलब जब कोई घर खरीदने के लिए बैंक जाता है तो बैंक कभी भी उसे घर की पूरी कीमत के बराबर लोन नहीं देता। हाँ, वो हमेशा कुछ मार्जिन मनी मांगते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं कि कम से कम 20% डाउन पेमेंट आपको अपनी जेब से देना होगा। तो ये जो कार या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये एक तरह से बैंक के लिए ही वो डाउन पेमेंट है। क्या बात है, ये एनालॉजी एकदम सटीक है ना? अगर बैंक बाजार में लोन बांट रहा है तो उसे अपनी खुद की पूंजी लगानी पड़ती है ताकि अगर कल को वे लोन वापस ना आए तो सबसे पहले बैंक को अपनी जेब से दर्द महसूस हो। बिल्कुल, बैंक को दर्द महसूस होना जरूरी है। लेकिन बैंकिंग की दुनिया में ये डाउन पेमेंट एक बार दी जाने वाली रकम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब ये फिक्स नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे बैंक नए लोन बांटता जाता है या उसके पुराने लोन्स का रिस्क बढ़ता जाता है, उसे अपनी इस डाउन पेमेंट या अपनी इस पूंजी को लगातार उसी अनुपात में बढ़ाते रहना पड़ता है। समझ गई। ये फॉर्मूला बैंक की कुल पूंजी को उसके द्वारा लिए गए कुल जोखिम, जिसे रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं, उससे विभाजित करके निकाला जाता है। तो इस सब का असल मतलब ये है कि बैंक के पास एक बहुत बड़ा सुरक्षा कोष या कैपिटल रिजर्व हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, बिना इसके बात नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो एक सवाल तुरंत मेरे दिमाग में आया कि आखिर बैंक की ये खुद की पूंजी आती कहाँ से है। मतलब इन पन्नों में बार बार टियर 1 और टियर 2 कैपिटल का जिक्र है। एक शुरुआत करने वाले के लिए तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत उलझावा हो सकता है। इसे सरल करने के लिए हमें पूंजी के स्रोत और उसके नेचर को देखना होगा। टियर 1
और टीयर 2 के बीच का सबसे बुनियादी अंतर ये है कि टीयर 1 एक स्थायी पूंजी है, जबकि टीयर 2 एक तरह का कर्ज या डेट है। स्थायी पूंजी और कर्ज, ठीक है। तो पहले टीयर 1 की बात करते हैं। हाँ, टीयर 1 कैपिटल बैंक की सबसे शुद्ध और असली पूंजी होती है। इसे तकनीकी भाषा में गोइंग कंसर्न कैपिटल कहा जाता है। गोइंग कंसर्न मतलब जब तक बैंक चल रहा है। एकदम सही। इसका मतलब है कि जब तक बैंक जिंदा है और काम कर रहा है, यह पूंजी हर तरह के वित्तीय झटके सहने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है, ढाल की तरह। और इस टीयर 1 के अंदर भी सबसे अहम हिस्सा होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 या CET1। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने बैंक के शेयर खरीदते वक्त दिया था, और साथ ही वो मुनाफा है जो बैंक ने सालों से कमाकर रिजर्व के तौर पर बचा कर रखा है। मतलब ये वो पैसा है जो बैंक को किसी को वापस नहीं लौटाना है। शेयर होल्डर्स ने रिस्क लिया है, तो नुकसान की स्थिति में सबसे पहले उन्हीं के पैसे पर आंच आएगी। सही कहा आपने। शेयर होल्डर्स को मुनाफा कमाने का अधिकार सबसे अंत में मिलता है, इसलिए नुकसान सहने की जिम्मेदारी उनकी सबसे पहले होती है। ये तो फेयर लगता है। और टीयर 2 क्या है? टीयर 2 कैपिटल की कहानी बिल्कुल अलग है। ये शुद्ध इक्विटी नहीं है, ये एक तरह का कर्ज है जिसे गॉन कंसर्न कैपिटल कहा जाता है। गॉन कंसर्न मतलब जब बैंक जा चुका है, खत्म हो रहा है। हाँ, लगभग। इसमें ऐसे लंबे समय के अनसिक्योर्ड बॉन्ड शामिल होते हैं जिनकी अवधि 5 साल या उससे अधिक होती है। यह पूंजी नुकसान को तब सोखती है जब टीयर 1 खत्म होने की कगार पर हो और बैंक लगभग दिवालिया होकर बंद होने की स्थिति में आ गया हो। ये थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे एक कहानी के जरिए समझना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, कहानी से चीजें हमेशा साफ हो जाती हैं। तो मान लेते हैं कि बैंक ABC नाम का एक बहुत बड़ा बैंक है। उस बैंक ने अर्थव्यवस्था के अच्छे दौर में बहुत सारे ऐसे व्यवसायों को लोन दे दिया जो अब मंदी के कारण डूब रहे हैं। ठीक है। अब बैंक का पैसा वापस आना बंद हो जाता है। तो जब बैंक ABC इस गहरे संकट में फंसता है, तो जमीनी हकीकत में क्या होता है? टीयर 1 और टीयर 2 के ये जो सुरक्षा कवच है, ये असल में कैसे खुलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत बैंक की बैलेंस शीट पर होने वाले भारी नुकसान से होती है। जब लोन डूबने लगते हैं, तो सबसे पहले बैंक का उस साल का सारा मुनाफा साफ हो जाता है। अगर नुकसान उससे भी बड़ा है, तो बैंक अपने पुराने बचाए हुए रिजर्व और शेयर होल्डर्स के पैसे यानी उसी CET1 में सेंध लगाना शुरू करता है। मतलब शेयर होल्डर्स की पूंजी जलने लगती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए संकट इतना भयंकर है कि CET1 लगातार गिर रहा है। नियामक नहीं चाहते कि ये शून्य हो जाए, इसलिए जब ये एक तय लाल निशान के नीचे गिरता है, तब टीयर 1 का ही एक और हथियार, जिसे एडिशनल टीयर 1 या 81 बॉन्ड्स कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। मैंने इन 81 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। ये काफी विवादित रहे हैं ना? हाँ, और इनके विवादित होने का कारण इनकी प्रकृति ही है। जब स्थिति बिगड़ती है, तो बैंक के पास कानूनी अधिकार होता है कि वो इन 81 बॉन्ड होल्डर्स को ब्याज देना तुरंत रोक दे। अच्छा, सीधा ब्याज बंद? हाँ, और अगर संकट जानलेवा हो जाए, तो बैंक इन बॉन्ड्स की वैल्यू को पूरी तरह से राइट ऑफ भी कर सकता है, यानी उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। अरे बाप रे! मतलब निवेशकों का करोड़ों अरबों रुपए का मूलधन पलक झपकते ही गायब हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जीरो। ताकि उस पैसे का इस्तेमाल बैंक के नुकसान की भरपाई करने और उसे जिंदा रखने के लिए किया जा सके। रुकिए, तो आप ये कह रहे हैं कि निवेशक अपना सारा पैसा डूबता हुआ देखते रहेंगे और बैंक अगली सुबह फिर से अपनी शाखाएं खोलकर सामान्य रूप से काम करता रहेगा। मतलब ये तो निवेशकों के लिए बहुत ही क्रूर व्यवस्था हुई। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन किसी बड़ी संस्था और पूरी वित्तीय प्रणाली को बचाने की यही कीमत होती है। इसीलिए तो 81 बॉन्ड्स पर आम फिक्स डिपॉजिट या अन्य सुरक्षित बॉन्ड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है। अच्छा, मतलब जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा रिटर्न। बिल्कुल। लेकिन अब मान लीजिए कि ये उपाय भी काम नहीं आया। बैंक ABC का नुकसान इतना गहरा है कि टीयर 1 कैपिटल पूरी तरह खत्म हो गई है। मतलब बैंक अब जिंदा नहीं रह सकता? नहीं, उसे लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी उसकी संपत्तियां बेचकर उसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। और ठीक इस मोड़ पर टीयर 2 कैपिटल की एंट्री होती है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर बैंक ABC पहले ही मर चुका है, यानी वो गॉन कंसर्न बन चुका है, तो हम टीयर 2 कैपिटल को बैंक की सुरक्षा पूंजी में गिनते ही क्यों हैं? मतलब अगर कोई चीज आपके मरने के बाद काम आने वाली है, तो वो आपको जिंदा रखने के फॉर्मूला का हिस्सा कैसे हो सकती है? ये तो शुरुआत में ही हार मान लेने जैसा है। हाँ, ये सवाल अक्सर बैंकिंग के विद्यार्थियों को भी बहुत उलझाता है। तो इसका जवाब क्या है? देखिए,
अगर आप इसे सिर्फ एक अकेले बैंक के नजरिए से देखेंगे तो ये हार मानने जैसा ही लगेगा। लेकिन रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायामक का नजरिया पूरे देश के वित्तीय सिस्टम को लेकर होता है। मतलब मैक्रो लेवल पर। हाँ, जब कोई बैंक डूबता है तो असली खतरा उस बैंक के बंद होने से ज्यादा समाज में फैलने वाले पैनिक या दहशत से होता है। अगर लोगों को लगा कि एक बैंक में रखा उनका पैसा डूब गया तो वो घबराकर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बैंकों से भी अपना पैसा निकालने दौड़ पड़ेंगे। हो, जिसे बैंक रन कहते हैं। एकदम सही। और ये एक वायरस की तरह पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। टियर 2 वो दीवार है जो इस वायरस को फैलने से रोकती है। अच्छा, कैसे? चूंकि टियर 2 में कर्ज वाले बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए बैंक बंद होने पर इन बॉन्ड होल्डर्स का पैसा तब तक रोक लिया जाता है जब तक कि एक आम जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित वापस ना कर दिया जाए। ये जनता का भरोसा टूटने से बचाने की अंतिम ढाल है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। यानी सिस्टम के नजरिए से देखें तो टियर 1 बैंक के लिए एक लाइफ सेविंग दवा है। हाँ। और टियर 2 एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो बैंक के गिरने की आवाज और झटके को इतना कम कर देता है कि आसपास की इमारतों यानी दूसरे बैंकों में दरारें ना आए। बहुत खूब। टियर 1 और टियर 2 की यही असली भूमिका है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि बैंक के पास ढाल और दवा दोनों मौजूद हैं, लेकिन दस्तावेजों में ये भी स्पष्ट है कि ये ढाल कितनी बड़ी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक सामने वाले को किस तरह का लोन दे रहा है। हाँ, और इसके लिए रिस्क वेटेड एसेट्स या जोखिम भार का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ये कैसे काम करता है? ये इस पूरे नियामक ढांचे का सबसे बारीक हिस्सा है। देखिए, अगर बैंक ने 100 रुपए का होम लोन दिया है और 100 रुपए का ही लोन किसी छोटे व्यवसाय या एमएसएमई को दिया है, तो दोनों में जोखिम का स्तर बिल्कुल अलग है। जाहिर है, होम लोन ज्यादा सुरक्षित होता है। इसीलिए रिजर्व बैंक हर तरह के लोन के लिए एक अलग रिस्क वेट तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 30 लाख रुपए का होम लोन लेता है तो उसमें घर की रजिस्ट्री बैंक के पास गिरवी होती है। अगर ग्राहक पैसे नहीं चुकाता तो बैंक घर नीलाम करके अपना पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल। इस सुरक्षा के कारण छोटे होम लोन पर रिस्क वेट केवल 35% रखा जाता है। वहीं अगर बात किसी छोटे व्यापारी की हो जहां व्यवसाय के फेल होने का खतरा ज्यादा है, तो वहां रिस्क वेट 75% होता है। तो अब यहाँ से मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब मैं रिजर्व बैंक के हालिया नियमों को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि अप्रैल 2025 से कमर्शियल बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड पर दिए गए लोन का रिस्क वेट बढ़ाकर 150% कर दिया गया है। जी हाँ, 150%। मतलब इसका बैंक की बैलेंस शीट और उसकी पूंजी पर क्या असर पड़ता है, इस गणित को थोड़ा समझते हैं। ये गणित ही तय करता है कि बैंक कहाँ पैसा लगाएगा। मान लेते हैं कि नियम के अनुसार किसी बैंक को 10% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखना है। ठीक है, 10%। अब जब बैंक 100 रुपए का एक सुरक्षित होम लोन देता है जिसका रिस्क वेट 35% है, तो बैंक अपने खातों में इस लोन को केवल 35 रुपए के जोखिम के रूप में दर्ज करता है। 100 का 35%। हाँ, अब इस 35 रुपए का 10% निकालिए, जो हुआ 3.5 रुपए। जी। यानी 100 रुपए के होम लोन के लिए बैंक को अपनी टियर 1 या टियर 2 पूंजी में से सिर्फ 3.5 रुपए अलग से लॉक करके रखने होंगे। बिल्कुल। लेकिन अब इसी गणित को क्रेडिट कार्ड पर लागू करते हैं। बैंक ने वही 100 रुपए किसी ग्राहक को क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर लोन के रूप में दिया, जो कि पूरी तरह से अनसिक्योर्ड लोन है। हाँ, ग्राहक ने नया फोन खरीदा है और बैंक को कोई गारंटी नहीं दी है, इसलिए इसका रिस्क वेट 150% है। इसका मतलब है कि बैंक को अपने खातों में इस 100 रुपए के लोन को 150 रुपए का जोखिम मानना होगा। अरे! और अब इस 150 रुपए का 10% निकालिए, जो होता है 15 रुपए। ओहो! तो उसी 100 रुपए के लोन के लिए बैंक को अब 15 रुपए की अपनी पूंजी लॉक करनी पड़ रही है। एकदम सही। ये तो होम लोन के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। मतलब अगर मैं अपनी एनालॉजी पर वापस जाऊं तो ये बिल्कुल एक छाता लेकर चलने जैसा है। कैसे? देखिए, एक सुरक्षित होम लोन हल्की बूंदाबांदी की तरह है, इसलिए बैंक को बस एक छोटा सा हल्का छाता लेकर चलना पड़ता है, जिससे उसकी रफ्तार कम नहीं होती। बहुत अच्छे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अनसिक्योर्ड लोन वो एक भयंकर तूफान है, इसलिए उस तूफान में टिके रहने के लिए बैंक को एक विशाल और भारी भरकम छाता यानी बहुत ज्यादा कैपिटल खोलकर चलना पड़ता है। और जब आप इतना भारी छाता लेकर चलते हैं तो आपके चलने की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है।
हाँ, लॉजिकल है। और सच कहूं तो रिजर्व बैंक का असली मकसद भी यही होता है। जब बाजार में लोग बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेने लगते हैं तो रिस्क वेट बढ़ाकर रिजर्व बैंक इन लोन्स को बैंकों के लिए महंगा और बोझिल बना देता है। ताकि बैंक खुद ब खुद क्रेडिट कार्ड बांटने की रफ्तार धीमी कर दे। बिल्कुल, ये नियंत्रण का एक अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है यार। मतलब नियमों के जरिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कंट्रोल करना। लेकिन बेसल नॉर्म्स के दस्तावेजों में बात सिर्फ बेसिक पूंजी और रिस्क वेट पे खत्म नहीं होती। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, इनमें बैंकों को न्यूनतम पूंजी के ऊपर कुछ अतिरिक्त कुशन या बफर रखने के लिए भी बाध्य किया गया है। ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर या सीसीबी क्या है? इसे ऐसे समझिए कि दुनिया भर के नियामक जान चुके हैं कि इंसान का लालच किसी भी न्यूनतम सीमा को पार कर सकता है। वो तो है। इसलिए बेसल नियमों ने एक इमरजेंसी फंड बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसी को कैपिटल कंजर्वेशन बफर यानी सीसीबी कहते हैं। ये बैंक के कुल रिस्क वेटेड एसेट्स का 2.5% होता है। 2.5%? जी। और सबसे खास बात यह है कि ये बफर सिर्फ और सिर्फ बैंक की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी यानी वही कॉमन इक्विटी टियर 1 से ही बना होना चाहिए। मतलब इसमें कोई टियर 2 या कर्ज नहीं मिलाया जा सकता? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि जब अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन हों तब बैंक अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखें ताकि मंदी के समय में वे उस कुशन का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक बात बताइए, अगर मंदी आ ही गई और बैंक को मजबूरी में इस सीसीबी वाले बफर फंड में सेंध लगानी पड़ गई तो उसके परिणाम क्या होते हैं? ओहो, इसके परिणाम बहुत कड़े होते हैं। जैसे ही बैंक की पूंजी इस अनिवार्य बफर से नीचे गिरती है, बैंक के मुनाफे के बाहर जाने पर पाबंदी लग जाती है। मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना तुरंत रोक दिया जाता है और एक कदम आगे बढ़कर बैंक के उच्च अधिकारियों और मैनेजमेंट को मिलने वाला भारी भरकम बोनस भी रोक दिया जाता है। अरे वाह, ये नियम तो बहुत ही सधावा निशाना लगता है। मतलब अगर बैंक संकट में है तो बड़े अधिकारी करोड़ों का बोनस लेकर जश्न नहीं मना सकते। बिल्कुल नहीं। उन्हें मजबूरन अपनी सारी ऊर्जा बैंक की सेहत सुधारने और पूंजी वापस बढ़ाने में लगानी होगी। ये व्यक्तिगत लालच को संस्था की सुरक्षा के साथ बांधने का बेहतरीन तरीका है। एकदम सही। लेकिन दस्तावेजों में एक दूसरा बफर भी है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर या सीसीवाईबी। ये इस सीसीबी से कैसे अलग है? इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। सीसीबी एक स्थायी नियम है, चाहे अर्थव्यवस्था उछाल पर हो या मंदी में। बैंक को वो 2.5% का बफर हमेशा बनाए रखना है। ठीक है, हमेशा के लिए। लेकिन सीसीवाईबी जो है वो हालात के हिसाब से बदलता है। ये एक ऐसा टूल है जो पूरी तरह से सेंट्रल बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। इसकी रेंज 0 से लेकर 2.5% तक हो सकती है। तो इसे सक्रिय कब किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था में क्रेडिट बबल या कर्ज का बुलबुला बन रहा हो। कभी कभी बाजार में इतनी सकारात्मकता होती है कि हर बैंक सिर्फ अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आंख मूंद कर लोन बांटने लगता है। प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगते हैं। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। नियामक जानता है कि जब ये बुलबुला फूटेगा तो तबाही मचेगी। इस अंधाधुंध तेजी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक सीसीवाईबी लागू कर देता है और बैंकों से कहता है कि भाई, अब आपको अपनी पूंजी का अनुपात और बढ़ाना होगा। ओहो। जब संकट वास्तव में आता है या मंदी छा जाती है तो रिजर्व बैंक इस बफर को हटा लेता है, यानी वापस 0% कर देता है, ताकि बैंक उस जमा की गई पूंजी का इस्तेमाल करके बाजार में दोबारा लोन बांट सकें और अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकें। और भारत में अभी इसका क्या स्टेटस है? भारत में फिलहाल ये सीसीवाईबी 0% पर ही रखा गया है, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक को उस स्तर के सिस्टमैटिक बबल का खतरा नहीं दिख रहा है। इसे अगर आसान शब्दों में रखें तो सीसीबी उस गुल्लक की तरह है जिसे घर में हमेशा हर हाल में बुरे वक्त के लिए बचाकर रखना ही होता है। बिल्कुल सही। और सीसीवाईबी गाड़ी की वो सीट बेल्ट है जिसे रिजर्व बैंक केवल तब कसने को कहता है जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक खतरनाक और अंधी रफ्तार से दौड़ रही हो। जब गाड़ी सामान्य गति से सुरक्षित चल रही है तो इस अतिरिक्त सीट बेल्ट को कसने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट समरी। इस तरह से देखने पर यह पूरी व्यवस्था एकदम तार्किक लगती है। गुल्लक और सीट बेल्ट, इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, बुरे समय में बैंक को टूटने से बचाना और आम जनता के पैसे को सुरक्षित रखना। सच में आज की इस चर्चा ने बैंकिंग की उस दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं जो बाहर से पूरी तरह अभेद्य लगती थी। हमने देखा कि कैसे टियर 1 कैपिटल बैंक के लिए वो स्थायी दवा है जो जिंदा रहते हुए उसकी जान बचाती है।
और टियर 2 वो आखिरी ढाल है जो बैंक के डूबने के बाद आम जमाकर्ताओं के पैसे की रक्षा करती है। फिर रिस्क वेट्स का पूरा विज्ञान हमें बताता है कि बैंक के लिए आपका 30 लाख का सुरक्षित होम लोन उतना भारी नहीं है जितना आपका क्रेडिट कार्ड का अनसिक्योर्ड लोन है। बिल्कुल। और अंत में सीसीबी और सीसीवाईबी जैसे बफर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंकर अपने लालच या बाजार की अंधाधुंध तेजी में पूरे सिस्टम को दांव पर न लगा दें। मुझे यकीन है कि काज के बाद जब भी कोई बैंक में अपना पैसा जमा करेगा या कोई नया लोन एग्रीमेंट साइन करेगा तो ये जरूर सोचेगा कि उसे कागज के पीछे रिजर्व बैंक और बेसल नॉर्म्स के गणित का कितना बड़ा सुरक्षा जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल गूंज रहा है और मैं चाहती हूं कि आज की इस डीप डाइव के अंत में हर कोई इस पर विचार करे। क्या है वो सवाल? देखिए, अगर बैंक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर 150% जैसा इतना भारी भरकम रिस्क वेट लगा रहे हैं और उन पर सीसीबी जैसे कड़े बफर और इमरजेंसी फंड रखने के नियम थोपे जा रहे हैं, तो क्या हम बैंकों को सुपर सेफ बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा खो तो नहीं रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है? मतलब जब बैंकों को छोटे और अनसिक्योर्ड लोन के पीछे इतनी सारी पूंजी लॉक करनी पड़ेगी, तो जाहिर है कि वो इस खर्च को वसूलने के लिए लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देंगे। ये तो अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है। तो क्या इससे ये लोन इतने महंगे नहीं हो जाएंगे कि भविष्य में एक आम आदमी के लिए, जिसे सच में अचानक मेडिकल इमरजेंसी या छोटे काम के लिए पैसों की जरूरत है, बैंक से उधार लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। क्या अत्यधिक सुरक्षा विकास और आम आदमी की सहूलियत की दुश्मन बन सकती है? क्या हम सेफ्टी के नाम पर एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बना रहे जो सिर्फ कॉर्पोरेट्स और अमीरों के ही काम आए और छोटे इंसान को कर्ज के लिए वापस उसी साहूकार के पास जाने को मजबूर कर दे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर सोचेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।